बारे में जिसमें $60 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति रखी हुई है। 60 मिलियन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल, और ये वॉल्ट 1 सेकंड के अंदर लेन देन पूरी कर लेता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये पूरी तरह से पब्लिक है। मतलब कोई भी देख सकता है? हाँ, कोई भी देख सकता है कि नेटवर्क में कितनी हलचल हो रही है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उस वॉल्ट के अंदर रखा पैसा असल में है किसका। नेटवर्क पारदर्शी है, पर निजी संपत्ति पूरी तरह से अदृश्य है। सही कहा, और ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है। ये Web3 और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफी की दुनिया में हो रहा है एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और इसी बदलाव पर हम आज बात करने वाले हैं। बिल्कुल, आज की इस विस्तृत चर्चा में हम डीफी दोस्त द्वारा साझा किए गए एक बेहद तकनीकी और महत्वपूर्ण वीडियो विश्लेषण के आधार पर ओरिजिन इकोसिस्टम, पॉलीगॉन और नई अनुबिस ब्लॉकचेन के अपडेट्स की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन इस पूरी जटिल व्यवस्था के पीछे के विज्ञान और अर्थशास्त्र को समझना है। क्योंकि देखिए, इंसानी फितरत है कि जब भी कोई बहुत बड़ा आर्थिक या सामाजिक बदलाव आता है तो लोग शुरुआत में डरते हैं। हाँ, वो पुरानी व्यवस्था के इतने आदी हो चुके होते हैं ना। वही तो, और इस डर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सीखना। जो लोग इस तेजी से बदलती Web3 के दुनिया को समझना चाहते हैं बिना उन भारी भरकम टेक्निकल शब्दों में उलझे, उनके लिए यह चर्चा बहुत काम की होने वाली है। एकदम सही। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर ये ओरिजिन इकोसिस्टम सिर्फ एक और क्रिप्टो टोकन से आगे बढ़कर असल में क्या बना रहा है? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस पूरी व्यवस्था को उसके तकनीकी खोल से बाहर निकालकर समझना होगा। यहाँ बात सिर्फ एक टोकन को लॉन्च करने की बिल्कुल नहीं हो रही है। अच्छा, तो फिर मुख्य लक्ष्य क्या है? यहाँ दुनिया का पहला प्राइवेट और एनोनिमस पेमेंट इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। डीफी दोस्त के स्रोत और ओरिजिन के व्हाइट पेपर के चैप्टर 5 का अगर हम विश्लेषण करें तो साफ होता है कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्रमिक और सोची समझी वास्तुकला है जिसे 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा किया जा रहा है। हाँ, और वो 3 स्तंभ समझना सच में बहुत जरूरी है क्योंकि वे एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। स्रोत के अनुसार जो पहला स्तंभ है वो है ओरिजिन। हाँ, जिसकी शुरुआत पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर हुई थी। सही कहा, एक नॉन स्टेबल करेंसी LGNS के जरिए। इसका एकमात्र उद्देश्य था एक मजबूत कम्युनिटी तैयार करना और सिस्टम में ट्रैफिक लाना। और ट्रैफिक आया भी? बिल्कुल आया। आंकड़े बताते हैं कि अब ये कम्युनिटी 24 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है। फिर आता है दूसरा चरण, जिसे ईपॉक या उत्पत्ति कहा गया है, जहां एक स्टेबल कॉइन ए लाया जाएगा। हाँ, और अंत में तीसरा स्तंभ है इंटरनल यानी अनुबिस ब्लॉकचेन, जो एक प्राइवेसी पब्लिक ब्लॉकचेन होगी और इसका अपना कॉइन होगा ANV, जिसकी कुल सप्लाई सिर्फ 2.1 करोड़ है। ये ढांचा काफी दिलचस्प है। मुझे तो इस पूरे ढांचे को देखकर एक नए शहर को बसाने की प्रक्रिया याद आती है। मतलब पहले आप लोगों को बसाते हैं LGNS के जरिए, फिर व्यापार के लिए एक स्थिर मुद्रा लाते हैं और अंत में शहर की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और गुप्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। ये तुलना काफी हद तक सटीक बैठती है, लेकिन अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। वो कैसे? मैं सोच रही थी कि ये तो सीधा साधा प्रोसेस है। देखिए, मान लीजिए एक नया शहर बसाया जा रहा है। सबसे पहले बुनियादी ढांचा बनाकर लोगों को आमंत्रित किया जाता है। हाँ, LGNS के जरिए ठीक यही हुआ। 24 लाख लोग आकर बस गए। बिल्कुल। अब जब इतनी बड़ी आबादी है तो उनके बीच रोजमर्रा के व्यापार के लिए एक ऐसी मुद्रा चाहिए जिसका मूल्य हर घंटे न बदले। यहीं पर वो स्टेबल कॉइन ए की भूमिका आती है ना? हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही जटिल मैकेनिज्म काम कर रहा है जिसे स्रोत में ब्लैक होल कहा गया है। अरे हाँ, ब्लैक होल। ये हिस्सा सच में थोड़ा हैरान करने वाला था। ब्लैक होल मैकेनिज्म ही इस पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? देखिए, जब इस इकोसिस्टम का स्टेबल कॉइन ए सफलतापूर्वक मिंट होता है यानी बनाया जाता है, तो उस प्रक्रिया के दौरान जो LGNS टोकन इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। ब्लॉकचेन की भाषा में इसे बर्न होना कहते हैं। अच्छा। वे किसी डेवलपर के वॉलेट में वापस नहीं जाते बल्कि सप्लाई से हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। 1 मिनट के लिए यहीं रुकते हैं। अगर शुरुआती टोकन जिसने वो पूरी कम्युनिटी बनाई उसे ही नष्ट कर दिया जाएगा तो क्या ये उन शुरुआती निवेशकों के लिए नुकसानदायक नहीं है? ऐसा लग सकता है, पर ऐसा ही लगता है। लेकिन अर्थशास्त्र के बुनियादी नियमों के तहत ये एक बहुत ही आक्रामक डिफ्लेशनरी मॉडल है। डिफ्लेशनरी मॉडल। हाँ, जब लगातार स्टेबल कॉइन मिंट होंगे तो LGNS लगातार बर्न होंगे। इससे LGNS की कुल सप्लाई में भारी कमी आएगी। अच्छा, तो सप्लाई कम होगी और डिमांड? बिल्कुल। जब किसी ऐसी संपत्ति की सप्लाई घटती है जिसके पीछे 24 लाख लोगों की कम्युनिटी का उपयोग जुड़ा हो तो उसकी मांग और मूल्य में इजाफा होने की संभावना बढ़ जाती है। समझ गए, मतलब वो रेयर हो जाएगा। यही प्रक्रिया LGNS को एक साधारण टोकन से डिजिटल गोल्ड में बदल देती है। भविष्य में यही डिजिटल गोल्ड पूरे इकोसिस्टम, स्टेबल कॉइन और अनुबिस कॉइन को एक ठोस रिजर्व बैकअप देगा। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही चतुर डिजाइन है। मतलब जो टोकन कम्युनिटी बनाने के लिए लाया गया था वो अंततः पूरे डिजिटल शहर का सोने का भंडार बन जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन ये बात मुझे हमारी चर्चा के दूसरे बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। मान लीजिए शहर बस गया, सोने का भंडार भी बन गया और एक स्थिर मुद्रा भी आ गई, तो फिर इन ऊंची दीवारों की क्या जरूरत है? ऊंची दीवारें मतलब? मेरा मतलब है अनुबिस ब्लॉकचेन की क्या जरूरत पड़ गई? इथेरियम या पॉलीगॉन जैसे स्थापित और सुरक्षित नेटवर्क पहले से मौजूद है ना, तो एक नई प्राइवेट पब्लिक ब्लॉकचेन बनाने के पीछे क्या तर्क है? तर्क सुरक्षा का नहीं बल्कि दृश्यता यानी विजिबिलिटी का है। विजिबिलिटी? थोड़ा समझाइए। देखिए,
आज की दुनिया में मुख्य रूप से दो तरह की ब्लॉकचेन काम करती हैं। एक तरफ मोनेरो या जी कैश जैसी प्राइवेट ब्लॉकचेन है। हाँ, जिनका नाम अक्सर डार्क वेब या ऐसी चीजों के साथ जुड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि वहां सब कुछ एक काले बक्से की तरह है, कुछ भी पब्लिक नहीं होता, और इसीलिए बड़े कॉर्पोरेट या कई बार गैर कानूनी गतिविधियां करने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ इथेरियम जैसी पब्लिक ब्लॉकचेन है, जहां सब कुछ शीशे की तरह साफ है। हाँ, हर ट्रांजैक्शन कोई भी देख सकता है। अब कल्पना कीजिए कि किसी बड़े निवेशक ने पब्लिक ब्लॉकचेन पर एक बहुत बड़ी संपत्ति बनाई है। समस्या यह है कि पूरी दुनिया उसको वॉलेट एड्रेस और उसका बैलेंस देख सकती है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे मेरे बैंक खाते का बैलेंस और पिन कोड दुनिया के हर इंसान को पता हो। एकदम सही। और जब आपकी संपत्ति इतनी पारदर्शी होती है तो आप हैकर्स, लुटेरों और बाजार के बुरे तत्वों के सीधे निशाने पर आ जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। बड़े निवेशकों, जिन्हें वेल्स कहा जाता है, को अपनी लिक्विडिटी सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो नेटवर्क को पारदर्शी रखे लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति को छिपा कर रखे। अच्छा, तो यहीं अनुबिस का प्राइवेसी मॉडल सामने आता है। हाँ, जो CMD20 और B+18 जैसे प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स को उपयोग करता है। मैं इस बिंदु पर थोड़ा और गहराई में जाना चाहूंगी, क्योंकि ये जो शब्द है ना, प्राइवेसी, पब्लिक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। मतलब ब्लॉकचेन तकनीक की तो पूरी पहचान ही पारदर्शिता है। अगर अनुबीस में सब कुछ प्राइवेट और छुपावा हो जाएगा तो ब्लॉकचेन का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा ना। ये काम कैसे करता है? यही वो जगह है जहां CMD20 और BBA+18 तकनीकी चमत्कार करते हैं। इसे जीरो नॉलेज प्रूफ्स की तर्ज पर समझा जा सकता है। जीरो नॉलेज प्रूफ्स? हाँ, नेटवर्क और डेटाबेस पूरी तरह से पब्लिक रहता है। स्रोत के आंकड़ों के अनुसार अनुबिस नेटवर्क पर अब तक 2,07,000 से ज्यादा एड्रेस बन चुके हैं और $60 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी है। मतलब कोई भी ये सब देख सकता है? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति नेटवर्क पर जाकर देख सकता है कि एक सेकंड में कितने ब्लॉक बन रहे हैं या कुल कितनी लिक्विडिटी मौजूद है। लेकिन कर दी जाती है। मुझे याद आ रहा है, स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया था। हाँ, वो कैंसर की दवा वाला। जी, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी जानलेवा बीमारी, मान लीजिए कैंसर, की दवा का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ओपन सोर्स और पब्लिक होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक उसका लाभ उठा सकें। बिल्कुल। लेकिन उस दवा को लेने वाले किसी मरीज की व्यक्तिगत मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ उसी तक सीमित रहनी चाहिए। वो उसकी प्राइवेसी है। एकदम सटीक उदाहरण है। अनुबेस पर नेटवर्क की सेहत और उसका डेटाबेस पब्लिक फॉर्मूले की तरह है, लेकिन उपयोगकर्ताओं की वित्तीय संपत्ति उस निजी मेडिकल रिपोर्ट की तरह है जिसे कोई और नहीं देख सकता। ये तो कमाल का बैलेंस है। और इसके साथ ही ये तकनीक अनुबेस को एक बहुत बड़ी स्पीड भी देती है। अनुबेस का ब्लॉक टाइम सिर्फ 1 सेकंड का है। सिर्फ 1 सेकंड? हाँ, जबकि पॉलीगॉन का 1.75 सेकंड और इथेरियम का इससे भी कहीं ज्यादा है। तो ये एक ऐसा सुपर फास्ट हाईवे है जिस पर चलने वाली गाड़ियों की गिनती तो की जा सकती है, लेकिन गाड़ी के अंदर कौन बैठा है और डिक्की में क्या रखा है ये किसी को नहीं दिखता। बिल्कुल सही एनालॉजी है। अब जब इतना बड़ा, तेज और सुरक्षित 24 लाख लोगों का इकोसिस्टम बन गया है तो एक स्वाभाविक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। वो क्या? इस पूरी व्यवस्था को कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि अगर इसे कुछ डेवलपर्स अपने कमरों में बैठकर कंट्रोल कर रहे हैं तो ये डिसेंट्रलाइज्ड कैसे हुआ? ये बहुत वैलिड सवाल है। स्रोत में डाओ यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन और NFT का काफी जिक्र है। ये कैसे काम करते हैं? देखिए, इस डिजिटल सभ्यता के शासन को समझने के लिए हमें NFT को देखने का नजरिया बदलना होगा। क्योंकि आमतौर पर NFT सुनते ही दिमाग में किसी डिजिटल आर्ट या उस बोरिंग बंदर की तस्वीर आती है जिसे लोग लाखों में खरीदते और बेचते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस ओरिजिन और अनुबिस इकोसिस्टम में NFT कोई कलाकृति नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में एक डिजिटल पहचान पत्र या एक गवर्निंग लाइसेंस की तरह काम कर रहे हैं। यही NFT इस कम्युनिटी को एक डाओ में बदलते हैं। हाँ, और यहाँ इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अलग अलग रैंक में बांटा गया है। स्रोत के अनुसार सबसे ऊपर 36 मास्टर्स हैं जिन्हें V6 रैंक दी गई है। सही। उनके नीचे 432 मैसेंजर्स हैं जो V5 रैंक पर हैं और फिर 7,77,600 बिलीवर्स हैं जो V3 रैंक पर हैं। जी बिल्कुल। इस पूरी व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहा हो, या फिर जैसे 140 करोड़ भारतीयों के देश को चलाने के लिए सांसद चुने जाते हैं। इसे एक डिजिटल इक्विटी बोर्ड कहना ज्यादा सही होगा। ये गवर्नेंस मॉडल सत्ता को डेवलपर्स के हाथों से निकालकर सीधे कम्युनिटी के हाथों में दे देता है। मतलब लोग खुद फैसले लेंगे। हाँ, अगर कोई व्यक्ति इस इकोसिस्टम के प्रबंधन में, भविष्य के फैसले लेने में या नए प्रोटोकॉल तय करने में वोट करना चाहता है तो उसके पास ये NFT होना अनिवार्य है। लेकिन इसकी सबसे अहम तकनीकी खूबी है इसका लॉक हो जाना। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अगर ये NFT ट्रांसफरेबल है यानी हम इन्हें बेच सकते हैं, तो लॉक होने का क्या मतलब है? देखिए, ये NFT आप किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब कोई व्यक्ति इस NFT का उपयोग वोटिंग या गवर्नेंस के लिए अपने वॉलेट से जोड़ता है, जिसे माउंट करना कहते हैं। हाँ, माउंट करना, तो ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत उस वॉलेट के साथ लॉक हो जाती है। अच्छा, ये कोई साधारण फीचर नहीं है। ये सुनिश्चित करता है कि जो लोग सिस्टम के लिए नियम बना रहे हैं उनका खुद का दाव सिस्टम में लगा हो। मतलब कोई धोखाधड़ी करके भाग नहीं सकता। बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति गलत वोट करे, सिस्टम को नुकसान पहुंचाए और फिर तुरंत अपनी NFT बेचकर बाहर निकल जाए। ये तो वही स्किन इन द गेम वाली बात होगी। अगर आप नियम बना रहे हैं तो आपको उसके परिणामों का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए सर्टिक और आमर्स लैब जैसी जानी मानी
संस्थाओं ने इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट भी किया है। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ऑडिट रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि वोटिंग पावर का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। चलिए, ये तो समझ आ गया, डिजिटल शहर बन गया, प्राइवेसी का सुरक्षा कवच आ गया और नियम बनाने के लिए डिजिटल इक्विटी बोर्ड भी तैयार हो गया। हाँ, सब सेट है। लेकिन चाहे असली दुनिया हो या वेब 3 की डिजिटल दुनिया, सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को बचाए रखने की होती है। वो तो है, बाजार का कोई भरोसा नहीं होता। वही तो, बाजार में अक्सर पैनिक फैलता है और बड़े निवेशक बाजार को अपने फायदे के लिए हिलाने की कोशिश करते हैं। इस नई अर्थव्यवस्था में मार्केट मैकेनिक्स कैसे काम कर रहे हैं? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। स्रोत में जो स्टेकिंग पर मिलने वाला 737% का APY बताया गया है, उसे सुनकर तो एक बार को लगता है कि कहीं ये कोई क्लासिक पॉन्जी स्कीम तो नहीं है। मतलब इतना ज्यादा रिटर्न कैसे संभव है? ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है। जब भी हम 700 या 800% का रिटर्न सुनते हैं तो दिमाग में खतरे की घंटी बजती है। बिल्कुल बजती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये रिटर्न किसी को नगद पैसा नहीं दे रहा है, बल्कि सिस्टम के ही टोकन दे रहा है। अच्छा, मतलब कैश नहीं मिल रहा? नहीं, शुरुआत में जब कोई नया इकोसिस्टम बनता है तो लिक्विडिटी आकर्षित करने के लिए ज्यादा रिटर्न देना पड़ता है। ये एक तरह का बूटस्ट्रैपिंग मैकेनिज्म है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्रोत स्पष्ट करता है कि ये APY लगातार और धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये कम होना असल में एक अच्छा संकेत है। 100% अच्छा संकेत है। किसी भी परिपक्व वित्तीय प्रणाली को देखिए, रिटर्न हमेशा एक तार्किक स्तर पर आ जाते हैं। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट्स में होता है। हाँ, जैसे जैसे सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ती है और स्थिरता आती है, ये भारी भरकम रिटर्न नीचे लाया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में महंगाई ना फैले। लेकिन जो सबसे आक्रामक आर्थिक कदम उठाया गया है वो है स्लिपेज चार्ज में बदलाव। हाँ, स्रोत का ये हिस्सा मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। स्लिपेज को 5% से बढ़ाकर अधिकतम 40% तक कर दिया गया है और फिलहाल ये 25% के आसपास लागू है। जी, पहली नजर में कोई भी सोचेगा कि भाई 40% स्लिपेज चार्ज देकर कोई भी ट्रेडर नेटवर्क पर लेन देन क्यों करेगा, ये तो सीधा सीधा नुकसान है। हाँ, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन इसके पीछे की वजह एक बहुत बड़े लूप होल यानी एक बहुत बड़ी खामी को बंद करना था। इस लूप होल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्रिप्टो बाजार में आर्बिट्राज नाम की एक चीज होती है। जहां लोग अलग अलग एक्सचेंजों पर कीमतों के अंतर का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, कुछ बड़े ट्रेडर्स क्या कर रहे थे, वे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से LGNS को करीब $4 में सस्ते में खरीद रहे थे। अच्छा। फिर वे उस टोकन को ब्रिज करके अनुबिस ब्लॉकचेन पर लाते थे, जहां कम्युनिटी की वजह से उसकी कीमत ज्यादा थी, यानी करीब $5। वे यहां उसे $5 में बेचकर मुनाफा कमा लेते थे। एक टोकन पर $1 का मुनाफा सुनने में तो बहुत छोटा लगता है। छोटा लगता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई वेल निवेशक एक साथ लाखों टोकन खरीद बेच रहा हो तो ये लाखों डॉलर का रातों रात मुनाफा है। बाप रे, ये तो सिस्टम को चूसने वाली बात हो गई। बिल्कुल, और इस प्रक्रिया का सबसे भयानक असर ये हो रहा था कि ये अनुबिस नेटवर्क की लिक्विडिटी को खत्म कर रहा था। जब वो ट्रेडर्स पॉलीगॉन से सस्ते टोकन लाकर अनुबिस पर बेचते तो अनुबिस के लिक्विडिटी पूल से असली पैसा बाहर निकल जाता और टोकन की कीमत गिर जाती। इससे तो उस बेचारी कम्युनिटी का नुकसान हो रहा था जो लंबे समय तक सिस्टम में टिकना चाहती थी। यही तो इस लूट को रोकने के लिए उन्होंने स्लिपेज को 40% कर दिया। इसका गणित तो साफ है। अगर कोई व्यक्ति $4 की चीज को $5 में बेचने लाएगा, जिसमें 25% का मार्जिन है, हाँ, लेकिन सिस्टम उस पर 40% का स्लिपेज यानी चार्ज काट लेगा, तो वो आर्बिट्राज का पूरा ट्रेड ही घाटे का सौदा बन जाएगा। बिल्कुल। यानी व्हेल्स के बॉट्स अपने आप काम करना बंद कर देंगे। ये एक बहुत ही सख्त लेकिन जरूरी आर्थिक रक्षा प्रणाली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? इस 40% काटे गए चार्ज का जो पैसा इकट्ठा होता है वो किसी कंपनी या डेवलपर के खाते में नहीं जाता। तो फिर कहाँ जाता है? उस चार्ज का 65% हिस्सा सीधे बर्न कर दिया जाता है। अरे वाह। जैसा हमने पहले ब्लैक होल मैकेनिज्म में समझा था, इसके बर्न होने से सप्लाई और कम होती है, जो टोकन की कीमत को ऊपर धकेलने में मदद करती है। समझ गई। और जो बाकी बचा 35% हिस्सा है, उसका क्या होता है? बाकी का 35% हिस्सा इकोसिस्टम द्वारा डिप बाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिप बाइंग मतलब जब मार्केट गिरता है तब? हाँ, यानी जब पैनिक की वजह से या मार्केट में भारी गिरावट की वजह से टोकन की कीमत कम होती है तो सिस्टम खुद इसी 35% फंड का इस्तेमाल करके मार्केट से कॉइन खरीदता है। अच्छा, तो इससे कीमत को सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल, इससे कीमत को एक मजबूत सहारा मिलता है। ये एक ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम की तरह है जो बीमारी आने पर खुद ही काम करने लगता है। ये तो सच में स्मार्ट इकोनॉमिक्स है। मतलब जो लोग सिस्टम से फायदा उठाकर भागना चाहते हैं, उन पर लगाए गए जुर्माने से उन लोगों की संपत्ति की रक्षा की जा रही है जो सिस्टम पर भरोसा करते हैं। सही बात है। और इसी भरोसे और स्थिरता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक कदम भी उठाया गया है। स्रोत में ध्यान दिलाया गया है कि ओरिजिन ने अपनी थीम का रंग बदल दिया है। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले ये लाल और काले रंग में था, जो अक्सर क्रिप्टो की दुनिया में अस्थिरता, खतरे या आक्रामकता का संकेत देते हैं। अब इसे पूरी तरह से हरे रंग में बदल दिया गया है। रंगों का ये बदलाव सिर्फ वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए नहीं है। तो इसका क्या महत्व है? वित्तीय बाजारों में हरा रंग सुरक्षा, विकास और एक स्थापित स्थिर व्यवस्था का प्रतीक होता है। ये कम्युनिटी को एक मैसेज है कि निर्माण का शुरुआती उथल-पुथल भरा दौर अब खत्म हो चुका है। मतलब अब एक स्टेबिलिटी आ गई है। हाँ, अब इकोसिस्टम स्थिरता के चरण में आ गया है।
इसके साथ ही एक नया इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग यानी ILO भी पेश किया गया है। हाँ, स्रोत में इसका भी जिक्र था। जो लोग अब इस सिस्टम में 2000 डाई के साथ भाग ले रहे हैं, उनके लिए 360 दिनों में 200% यील्ड की बात कही गई है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उन्हें वो महत्वपूर्ण गवर्नेंस NFT मुफ्त में दी जा रही है, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। लिक्विडिटी लाने और साथ ही कम्युनिटी को सिस्टम का मालिक बनाने का एक बहुत ही शानदार मिला जुला प्रयास है। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो Web3 और क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ एक जुए के अड्डे या झटपट पैसा बनाने की मशीन के रूप में देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके पीछे काम कर रही तकनीक, कोड और गणितीय अर्थशास्त्र बहुत गहरा है। जब हम सिर्फ किसी कॉइन की कीमत को ऊपर नीचे होता देखते हैं तो हम अक्सर घबरा जाते हैं। पैनिक सेल कर देते हैं लोग। हाँ, लेकिन जब हम इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझते हैं, जैसे कि 40% स्लिपेज कैसे काम करता है, बर्न मैकेनिज्म क्या है, या प्राइवेसी प्रोटोकॉल कैसे बड़े निवेशकों की रक्षा करते हैं, तो डर नहीं लगता। तो बाजार का उतार चढ़ाव डरावना नहीं लगता, बल्कि एक तार्किक प्रक्रिया का हिस्सा लगता है। एकदम सच बात है। बिना समझे चीजों को देखने से सिर्फ डर पैदा होता है, लेकिन जब हम गहराई में जाकर इन तंत्रों का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये सिस्टम किसी को लूटने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि पुरानी कमियों को दूर करके एक ज्यादा सुरक्षित और स्वतंत्र वित्तीय ढांचा बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक कम्युनिटी टोकन के विचार से बात शुरू होकर एक स्थिर मुद्रा, फिर एक प्राइवेसी फोकस्ड ब्लॉकचेन और अंततः एक पूरी तरह से काम करने वाली डिजिटल संसद तक पहुंच गई है। हाँ, एकदम सही। और ये सब कुछ एक बहुत ही पारदर्शी लेकिन प्राइवेसी का सम्मान करने वाले ढांचे के भीतर हो रहा है। बिल्कुल। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उन्हें इस तकनीक के भविष्य को लेकर एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? आज हमने जिस ओरिजिन इकोसिस्टम, अनुबिस ब्लॉकचेन और डाओ की बात की, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र डिजिटल सभ्यता का रूप ले रहा है। डिजिटल सभ्यता। जरा सोचिए, आने वाले सालों में जब ऐसी पूरी तरह से स्वायत्त डिजिटल सभ्यताएं काम कर रही होंगी, जिनकी अपनी खुद की एक स्थिर अर्थव्यवस्था होगी, अपना खुद का ऐसा बैंक होगा जिसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता, हाँ, और नियम बनाने के लिए अपनी खुद की एक डिजिटल संसद होगी, तो फिर दुनिया की पारंपरिक सरकारों का क्या होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। जब लोग अपनी संपत्ति और व्यापार को इन सीमा रहित गुप्त डिजिटल दुनियाओं में ले जाएंगे, तो पारंपरिक टैक्स सिस्टम कैसे काम करेंगे? क्या ये संभव है कि भविष्य में ये डिजिटल देश हमारे भौतिक नक्शों पर खींची गई असली देशों की सीमाओं को हमेशा के लिए धुंधला कर देंगे? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इसके संकेत आज हमारे सामने स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इस विचार के साथ ही हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। नई जानकारी और नए तकनीकी दुनिया के अर्थशास्त्र को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।